एक समय की बात है। हरमन अपनी पत्नी दुर्गा और बेटी चांदनी के साथ रहा करता था। उनका परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था और उनके परिवार में एक खुशी और आने वाली थी। हरमन और दुर्गा को पता चलता है कि दुर्गा गर्भवती है और कुछ महीनों में वो अपनी दूसरी संतान को जन्म देने वाली है। इस खबर को सुनकर उनके परिवार में खुशी का माहौल छा जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और आखिरकार वो समय आ ही जाता है जिसका हरमन और दुर्गा को बेसब्री से इंतजार था। दुर्गा हॉस्पिटल में एडमिट होती है कि तभी हरमन को एक अर्जेंट कॉल आ जाता है और उसे वहाँ से निकलना पड़ता है। यहाँ दुर्गा एक लड़की को जन्म देती है और फिर जब दुर्गा को होश आता है तो वो नर्स से पूछती है, नर्स, मेरे पति हरमन कहाँ है? वो तो पूरी रात मेरे साथ यहीं रुके हुए थे ना, पर अब वो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नर्स थोड़ी देर शांत रहती है जिसके बाद दुर्गा फिर से पूछती है, अगर आपको नहीं पता है तो मुझे बता दीजिए, मैं किसी और से पूछ लूंगी, पर कुछ तो जवाब दीजिए। देखिए, मुझे कहते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है, पर कल आपके पति हरमन किसी काम के लिए यहाँ से गए हुए थे और अभी हमें खबर मिली है कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। ये खबर सुनकर दुर्गा के तो मानो होश ही उड़ जाती है। इसके बाद नर्स दुर्गा की बेटी को उसकी गोद में लाकर दे देती है। अपनी बेटी की शक्ल देखकर दुर्गा कहती है, मेरी बेटी इतनी काली और बदसूरत क्यों है? मेरी पहली बेटी चांदनी तो इतनी सुंदर और इतनी खूबसूरत है। इसने आते ही हमारे जीवन पर ग्रहण लगा दिया। खुद तो काली है ही और हमारे जीवन में भी अंधकार लेकर आई है। आते ही मेरे पति को खा गई। नर्स, इसे मेरी आंखों के सामने से ले जाओ। दुर्गा के लिए अपने पति को खोना एक बहुत ही बड़ा गम था और दुर्गा उस गम का वो सारा बोझ अपनी छोटी सी बेटी पर डाल देती है। दुर्गा उस दिन से उससे नफरत करने लगती है, यहाँ तक कि दुर्गा उसका नामकरण भी नहीं करवाती। उसके नामकरण का जिम्मा भी उसकी चाची ही लेती है और उसका नाम अंजलि रखती है। धीरे धीरे समय बीतता है और चांदनी और अंजलि बड़ी हो जाती है, लेकिन अंजलि के लिए दुर्गा की नफरत बिल्कुल भी कम नहीं होती। उसे अभी भी यही लगता था कि अंजलि के मनहूस चेहरे और काले रंग की वजह से ही उसके पति की मृत्यु हुई है, इसलिए वो अपना सारा प्यार चांदनी पर ही लुटाती थी। चांदनी को भी अंजलि उसके रंग की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उससे हमेशा दूरी बनाकर रखती थी। बेचारी अंजलि बिना अपनी माँ और बहन का प्यार मिले ही बड़ी हुई थी। उसे हमेशा ही अपनी माँ के ताने और बहन की बातें सुनने को मिलती थी। ऐसे ही एक दिन अंजलि चांदनी की अलमारी में से उसकी एक ड्रेस निकालकर पहन लेती है। चांदनी जैसे ही अंजलि को अपनी ड्रेस में देखती है तो चिल्लाते हुए कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई काली कलूटी मेरी इतनी सुंदर और महंगी ड्रेस पहनने की? तुझे कहा है ना मैंने कि मेरे कपड़े, मेरे सामान, मेरे मेकअप, इन सभी चीजों से दूर रहा कर, लेकिन फिर भी तुमने इतनी हिम्मत की और मेरी ड्रेस पहन ली। मैं जानती हूँ दीदी, इसलिए मैं आपके सामान को हाथ नहीं लगाती, पर आज मेरे कॉलेज में एनुअल पार्टी है और मेरे पास एक भी ढंग की ड्रेस नहीं है। माँ अच्छी अच्छी ड्रेस सिर्फ आपको ही दिलवाती है। मुझे तो आपके उतारे फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते हैं, इसलिए मैंने आपकी अलमारी में से ये ड्रेस निकाली है। तेरी शक्ल सूरत ही ऐसी है तो माँ तुझे नई ड्रेस क्यों दिलाएंगी? तू है ही मनहूस। उन दोनों का झगड़ा सुनकर वहाँ पर दुर्गा आ जाती है। अरे क्या हो गया? क्यों लड़ रही हो दोनों? फिर चांदनी सारी बात दुर्गा को बताती है, जिसके बाद दुर्गा कहती है, अंजलि, तुझे मैंने कहा है ना कि अपनी बड़ी बहन की चीजों को हाथ मत लगाया कर,
लेकिन तुझे मेरी एक बात भी नहीं सुननी होती है, तुझे अपने मन की ही करनी होती है। न जाने किस मनहूस घड़ी में तूने इस घर में जन्म लिया था। मैं तो कोसती हूँ उस दिन को जब तो इस घर में आई। ऐसा कहकर दुर्गा वहाँ से चली जाती है, लेकिन बेचारी अंजलि उदास हो जाती है और चांदनी की ड्रेस उसे वापस करके अपने पुराने कपड़े में ही कॉलेज चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। फिर एक दिन जब अंजलि कॉलेज से आ रही होती है, तभी उसे एक कबूतर घायल हालत में मिलती है। अंजलि उस कबूतर को लेकर घर आ जाती है और उसकी अच्छे से मरहम पट्टी कर देती है। पर जब चांदनी अंजलि के कमरे में उस कबूतर को देखती है, तो वो गुस्से में लाल पीली होकर कहती है, तुझे मैं इस घर में रहने दे रही हूँ, ये क्या कम है कि तू बाहर से जानवरों को भी घर ला रही है। दीदी, जानवर नहीं पक्षी है। हाँ, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। अगर अभी माँ को बता दिया ना कि तू कबूतर को लाई है, तो इस कबूतर के साथ साथ तुझे भी घर से बाहर निकाल देंगी। प्लीज दीदी, ऐसा मत करना। ठीक है, नहीं करूँगी, लेकिन इसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। मेरी अलमारी में जो पिंक वाला गाउन पड़ा है, उसे अच्छे से प्रेस कर दे। मुझे और माँ को आज शादी में जाना है, इसलिए मुझे वो पहनना है। काम समय से पहले हो जाना चाहिए। अंजलि जानती थी कि वो कबूतर अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, इसलिए वो चुपचाप चांदनी की बात मानकर उसका सारा काम कर देती है। इसके बाद दुर्गा और चांदनी शादी में जाने लगती है। अंजलि भी उनके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन दुर्गा उसे खरी खोटी सुनाकर उसे अपने कमरे में भेज देती है। कमरे में आकर अंजलि नम आँखों से कहती है, ऊपर वाले, मेरी क्या गलती है कि मेरा रंग रूप ऐसा है और माँ को ऐसा क्यों लगता है कि पापा की मृत्यु का कारण मैं हूँ। अरे मौत तो हर किसी की निश्चित होती है। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरे पैदा होते ही मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पता नहीं मेरी माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। ऐसा कहकर अंजलि जोर जोर से रोने लगती है कि तभी वो कबूतर परी के रूप में बदल जाती है और अंजलि से कहती है, मैंने तुम्हारी हर बात सुन ली है दुर्गा, और तुम्हारे बारे में पता भी लगा लिया है कि किस तरह से तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ बुरा सलूक करते हैं। मेरा विश्वास मानो, तुम्हारे पिता की मृत्यु में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। और रही बात तुम्हारे इस काले चेहरे की, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई मेकअप किट देती हूँ। उसका इस्तेमाल करते ही तुम परी जैसी खूबसूरत हो जाओगी। लेकिन हाँ, याद रहे कि तुम अमावस्या की रात को 12 बजे घर से बाहर मत निकलना, वरना तुम्हारी खूबसूरती वापस से बदसूरती में बदल जाएगी। ऐसा कहकर वो परी अपनी छड़ी घुमाती है और वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मेकअप किट प्रकट हो जाती है। अंजलि वो मेकअप किट इस्तेमाल करती है और उसे यूज करते ही वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। पर ये सब दरवाजे के पीछे छिपी चांदनी देख लेती है और फिर अंजलि के पास आकर कहती है, देख अंजलि, मैंने तुझे इस कबूतर को घर पर रखने की इजाजत दी और ये बात माँ से भी छुपा कर रखी। अब मुझे भी एक मेकअप किट चाहिए जो मुझे और भी अच्छा और सुंदर बना दे। अपने इस परी से कहकर मुझे भी एक मेकअप किट दिलवा दे। परी कुछ कहने ही जा रही होती है कि तभी अंजलि हाथ जोड़कर चांदनी की तरफ से माफी मांग लेती है और परी को एक और मेकअप किट देने की विनती करती है। परी अंजलि की बात मानकर चांदनी को भी एक मेकअप किट दे देती है, जिसे पाकर चांदनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो दिन ऐसे ही बीत जाता है। अगले दिन जैसे ही दुर्गा सुबह उठकर अंजलि को देखती है, तो वो हैरान ही रह जाती है। अरे ये सब कैसे हुआ? तू तो इतनी काली और बदसूरत थी, तो फिर तू इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? इसके बाद अंजलि सारी कहानी दुर्गा को बताती है।
ये सब सुनकर दुर्गा कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में वापस चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन अचानक रात के समय दुर्गा के सीने में दर्द होता है और वो चांदनी से कहती है, चांदनी, पता नहीं क्यों अचानक से मेरे सीने में बड़ा दर्द हो रहा है, सांसें भी एकदम अटक सी रही है, तो जल्दी से एम्बुलेंस बुला ले, मुझे मेरी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही बेटी। तभी चांदनी को परी की बताई हुई वो अमावस्या वाली बात याद आती है, इसलिए वो बाहर जाने से मना कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। परंतु अंजलि जैसे ही अपनी माँ की ये हालत देखती है, वो आगे पीछे कुछ नहीं देखती। वो जल्दी से एम्बुलेंस बुलाती है और अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। फिर जैसे ही दुर्गा को होश आता है तो वो अपने पास अंजलि को पाती है, पर अंजलि अब पहले जैसी ही काली और बदसूरत हो गई थी, जिसे देखकर दुर्गा कहती है, तुम तो बहुत खूबसूरत हो गई थी, फिर अब दोबारा से ऐसी कैसे हो गई? इसके बाद अंजलि परी की बताई हुई सारी बात दुर्गा को बताती है। दुर्गा जब ये सारी बात सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका दिल पश्चाताप से भर जाता है, जिसके बाद वो कहती है, मुझे माफ कर दो अंजलि, मैं सच में बहुत बुरी माँ हूँ। मैंने तुम्हारे पिता की मृत्यु का सारा बोझ तुम पर डाल दिया। मैं बस इतना चाहती थी कि मेरी संतान खूबसूरत हो और तुम पैदा हो गई। उसके बाद तुम्हारे पिता के साथ वो हादसा हो गया। इन सब का सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए सारा इल्जाम तुम पर डाल दिया, जबकि तुम तो एक छोटी सी बच्ची थी और आज तुमने अपनी खूबसूरती और अपनी माँ के बीच में अपनी माँ को चुना। सच में तुम महान हो और तुम्हारी माँ एक बहुत बड़ी लूजर। माँ, आप ऐसा मत कहिए। मैं जानती हूँ ऐसे समय में पापा का चले जाना आपके लिए बहुत बड़ा सदमा था, इसलिए आपने जो भी किया उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे चांदनी दी की तरह प्यार करें। अंजलि की ये बात सुनकर दुर्गा उसे गले लगा लेती है और दोनों माँ बेटी के बीच की नफरत की दीवार टूट जाती है। थोड़े ही दिन में दुर्गा घर वापस आ जाती है। धीरे धीरे दुर्गा चांदनी को भी समझाती है और चांदनी को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद तीनों माँ बेटी हंसी खुशी से एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती हैं। वीरगंज गांव में 2 सौतेली बहनें रहती थीं, जिसमें से सुहासिनी गोरी चिट्टी और तीखे नैन नक्श वाली सुंदर लड़की थी, तो वही मीरा एक सांवली और सर पर कम बालों वाली बदसूरत लड़की होती है। हालांकि मीरा भी बाकी बच्चों की तरह ढेर सारे दोस्त बनाना चाहती थी, उनकी तरह पार्क में खेलना चाहती थी, नए नए खिलौने अपने पास रखना चाहती थी और बचपन में हर लड़की की तरह अपनी माँ की साड़ी पहनकर नाचना चाहती थी। लेकिन अफसोस, मीरा की जिंदगी में ये सारे सुख नहीं लिखे थे। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद ही उसके पिता ने मीरा की परवरिश के लिए नंदिनी से दूसरी शादी कर ली थी। नंदिनी को जब एक बेटी पैदा हुई तब उसके कुछ समय बाद ही मीरा के पिता का देहांत हो गया। एक तो मीरा दिखने में बहुत काली थी और उसके सर पर बाल भी बहुत कम थे। ऊपर से वो अपनी माँ की सौतेली बेटी थी, जिस कारण उसे दोगुनी नफरत झेलनी पड़ती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन हालात अब भी वैसे के वैसे ही थे। माँ, बालों में लगाने वाला तेल कहाँ पर है? मीरा, क्यों तो बेकार में हमारा तेल और शैम्पू खर्च करके अपने बचे कुछ 4 बालों को बचाने की कोशिश कर रही है। वैसे एक बात कहूँ, भगवान ने भी तुझे बड़ी जल्दी में बनाया होगा, तभी तो काली पीली शक्ल के साथ सर पर 4 बाल देकर ही भेज दिया। तो हासिनी, तुझे मेरा मजाक उड़ाकर क्या मिलता है? मुझे तो बड़ा मजा आता है।
अच्छा सच बता, मेरी खूबसूरती देखकर तुझे जलन तो होती होगी ना, है ना? क्यों, सच कहा ना मैंने, मेरी सौतेली काली बहन? मीरा लगातार अपनी सौतेली बहन के तीखे तानों को सुन रही थी। उसके मन की कुड़हन उसकी डबडबाई आंखों से बाहर आ रही थी, मगर वो सिर्फ चुप होकर उसकी सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि उसके हक में जुबान खोलने की हिम्मत उससे छीन ली गई थी। वो बिना कुछ कहे ही अपना बैग लेकर कॉलेज चली जाती है। वहाँ पहुंचकर उसके कॉलेज की लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, देखो देखो, आ गई काली कलोटी अपने बॉय कट बालों के साथ रैंप वॉक करती हुई। इसके झड़ते बालों को देखकर तो मुझे शक है कि कहीं कैंसर के कीड़े इसके बाल न खा रही हो। ऐसी लड़की को तो कॉलेज से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। कॉलेज के सभी लड़के और लड़कियां उसे नापसंद करते थे और उसका कॉलेज में आने पर विरोध करते थे, जिसके कारण वो सभी उसके ऊपर टमाटर फेंककर मारते हैं। इसके झड़ते बाल, इसके अंदर जरूर कोई बड़ा रोग पल रहा है। चल झूठी, तेरे ये झड़ते बाल, जरूर कोई तो रोग है तुझे। उसके बाद बेचारी मीरा उदास होकर घर वापस चली जाती है। अरे ओ काली चुड़ैल, ये लाल पीली होकर कहाँ से आ रही है? तभी सुहासिनी भी कॉलेज से घर वापस आ जाती है और कहती है, अरे माँ, मैंने सुना है कि इस काली कलूटी को कैंसर है, कैंसर। मैं तो कहती हूँ माँ, इसे घर से चलता करो, वरना ऐसा न हो कि इसका कैंसर का रोग हमें ही लग जाए। नहीं नहीं माँ, मुझे मत निकालो, आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन, मैं कहाँ जाऊँगी? कहीं भी जाकर मर, हमें क्या? वैसे भी इस बदसूरत शक्ल से और कम बालों के साथ कौन शादी करेगा तुझसे? जिंदगी भर हमारी छाती पर ही बोझ रहेगी। चल अब निकल यहाँ से। बिल्कुल सही कहा माँ आपने, इसे तो धक्के मार कर घर से बाहर करो। फिर वो दोनों धक्के मारकर बेचारी मीरा को घर से बाहर निकाल देती हैं। मीरा रोती हुई जंगल की ओर चली जाती है। काश मैं पैदा होते ही मर जाती। ये काला रंग और कम बाल तो मेरे लिए श्राप बन गए हैं। हर कोई मुझसे नफरत करता है। आज कॉलेज में मुझ पर टमाटर से वार हुआ है। सौतेली माँ ने भी घर से बाहर निकाल दिया। कल को समाज वाले भी मेरा बहिष्कार कर देंगे। माँ, तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें अपनी बेटी पर जरा भी दया नहीं आती? मेरा दुख क्यों नहीं देख पा रही हो तुम? मीरा का दुख उसकी आंखों से लगातार बह रहा था। सूरज ढलने के साथ ही अंधेरा छा जाता है और मीरा एक पेड़ के नीचे बैठी वहीं जंगल में ही सो जाती है। तभी वो खुद को ढेर सारे तारों के बीच आसमान में देखती है, जहाँ उसे अपनी मरी हुई माँ शारदा नजर आती है। माँ, आप अपनी बेटी को छोड़कर कहाँ चली गई थी? आप नहीं जानती कि वो सौतेली माँ और बहन मुझ पर कितना जुल्म करती है। ये दुनिया बहुत ही मतलबी और स्वार्थी है माँ। मुझे अब एक और पल भी याद नहीं रहना। मुझे भी अपने साथ ले चलो। पल्लवी बेटा, मैं तुझे लेने नहीं बल्कि इस कमी को मिटाने आई हूँ, जिसने तेरे इस मन को घेर रखा है। तभी शारदा के अंदर से एक तेज रोशनी उत्पन्न होती है और वो मीरा के अंदर जाकर समा जाती है। उस तेज रोशनी के मीरा में समाते ही उसके सर पर लंबे घने रेशमी बाल आ जाते हैं। साथ ही उसका रंग भी गोरा हो जाता है। अपने इस नए रूप में मीरा बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी शारदा उससे कहती है, मीरा, ये लंबे बाल अब तुम्हारा स्वाभिमान और श्रृंगार है, और अब जब कभी भी तुम इनसे मदद मांगोगी तो ये बढ़ चढ़ कर तुम्हारी मदद करेंगे। अरे वाह, मेरे बाल तो सचमुच के लंबे बाल हो गए और मेरा रंग भी गोरा हो गया। अब तो मुझे वापस अपने घर जाना चाहिए। फिर कुछ देर के बाद वो अपने घर वापस पहुंचती है। वहां पहुंचकर जैसे ही उसकी सौतेली माँ और बहन उसके लंबे घने बालों और गोरे रंग को देखती हैं, तो वो हैरान रह जाती हैं।
माँ सुहासिनी, देखो मेरे बाल लंबे हो गए। कल रात जब मैं जंगल में सो रही थी तो मेरी माँ मेरे सपने में आई और उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे ये जादुई बाल दिए हैं। क्या जादुई लंबे बाल? पहले तू हमें अपने इन जादुई बालों से कोई करामात करके दिखा तो ही यकीन होगा हमें। ऐ मेरे जादुई लंबे बाल, दिखा दे अपना कमाल। जैसे ही मीरा ऐसा कहती है तभी उसके बालों से एक रोशनी उत्पन्न होती है और उसमें से बहुत सारी नोटों की गड्डियाँ निकलने लगती हैं। अरे वाह मेरी मीरा, मेरी बच्ची, मैं तो बेकार में ही तुझे खोटा सिक्का समझती थी लेकिन तू तो खजाना निकली। मेरी बच्ची इन बालों के साथ और गोरे रंग के साथ कितनी खूबसूरत लग रही है। नजर ना लगे मेरी लाडो को। अब बेटा जो भी हुआ उसे भूल जा। देख परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। अब तो तू यही रहेगी हमारे साथ। जादुई लंबे बालों के कारण अब मीरा को वो सभी सुख मिलने लगे जिसकी उसने मात्र कल्पना की थी। अब तो वो अपनी सौतेली माँ की चहेती बन चुकी थी और तो और अब वो अपने जादुई लंबे बालों से गरीब और मजबूर लोगों की मदद भी करने लगती है, जिससे सभी लोग उसे बहुत पसंद करने लगते हैं। उसके यहाँ अक्सर पीड़ित और दुखी लोगों का आना जाना लगा रहता, लेकिन मीरा किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देती और सबकी मदद करती थी। ये सब देखकर सुहासिनी को उससे बहुत जलन होती है। ये कल की काली कलूटी आज कितनी फेमस हो गई है। जब से इसके ये लंबे लंबे बाल आए हैं, इस महारानी के तो ठाठ ही बदल गए हैं। लेकिन आज रात मैं इसके लंबे बालों को ही काट दूंगी, तभी इसकी सारी हेकड़ी खत्म होगी। आधी रात को जब मीरा अपने कमरे में सो रही होती है तो सुहासिनी एक कैंची लेकर उसके बालों को काटने के लिए आती है, लेकिन जैसे ही वो उसके बालों को छूती है तो कैंची उल्टा उसी के बालों को काट देती है और वो पूरी तरह से गंजी हो जाती है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है, मेरे बाल, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो गंजी हो गई। अरे क्या हो गया? ये आधी रात को कौन चिल्ला रहा है? अरे सुहासिनी, तेरे बाल, तू गंजी क्यों हो गई? पता नहीं माँ, मैं तो इस सौतेली बहन के बाल काटने आई थी, लेकिन कैंची अपने आप ही मेरे बालों पर चल गई। तो तुझे किसने कहा था इसके बालों को काटने के लिए? अब देख, तूने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। सुहासिनी, काश तुम समझ पाती कि जलन सिर्फ नुकसान ही करती है। मैंने तो हमेशा तुझे अपनी सगी बहन की तरह प्यार किया है, लेकिन तुमने हमेशा मुझसे बैर रखा और अपने अंदर अंगार भरती रही। इसी कारण आज तुम्हें ये सजा मिली है। मीरा की बात सुनकर सुहासिनी का सर शर्म से झुक जाता है और वो फुट फुट कर रोते हुए मीरा से माफी मांगती है। फिर मीरा उसे क्षमा कर देती है और अपने जादुई लंबे बालों से उसके सर पर फिर से बाल ला देती है। इसके बाद नंदिनी और सुहासिनी मीरा को खूब प्यार और सम्मान देने लगते हैं। इसी गांव में एक परी नाम की गरीब लड़की रहती थी। वो एक छोटे से घर में अपने माता पिता के साथ ही रहती थी। परी को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और उसका रंग भी बहुत काला था, लेकिन उसके माता पिता गरीब थे। इस वजह से परी स्कूल नहीं जा पाती थी। परी को पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था। परी के पिता दूसरों के खेतों में काम किया करते थे और परी की माँ सरिता दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। इन सब कामों से ही उनके घर का चूल्हा जलता था। एक दिन सरिता परी को अपने साथ अपने काम पर ले जाती है। सरिता की मालकिन परी को देखकर कहती है, अरे सरिता, क्या ये स्कूल नहीं जाती? मालकिन, हम गरीब लोग हैं, हम अपने बच्चों को कहाँ से स्कूल भेज सकते हैं? हमारे लिए तो 2 समय का खाना जुटाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी बेटी को पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। बस गरीबी के कारण हम इसको स्कूल नहीं भेज पाते और तो और सब इसके काले रंग का भी बहुत मजाक बनाते हैं। लेकिन इसको मैं आज इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं सरिता, शिक्षा सभी को लेनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा।
लेकिन तुम ये भी कह रही हो तुम्हारी बेटी को पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है, तो फिर इसे स्कूल जरूर जाना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। इसलिए तुम अब से मेरे यहाँ एक्स्ट्रा काम करना और मैं इसके स्कूल की फीस भर दिया करूँगी। अब ये कल से स्कूल जानी चाहिए। मालकिन की बातें सुनकर परी और सरिता बहुत खुश हो जाती हैं और अगले ही दिन सरिता अपनी बेटी का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा देती हैं। परी बहुत ही ज्यादा खुश थी। आज तो परी का स्कूल में पहला दिन था। परी क्लास में देखती है तो सभी बच्चे बहुत अमीर अमीर और खूबसूरत दिख रहे थे और परी ही सबसे गरीब और काली लग रही थी। तभी एक लड़की परी को देखकर कहती है, देखो तो जरा ये लड़की कितनी गरीब और काली है। स्कूल की यूनिफॉर्म पहन ली है लेकिन जूते नहीं है। सुन लड़की, तुझे पता नहीं है ड्रेस के साथ जूते भी पहनने होते हैं। इतने बड़े स्कूल में एडमिशन तो करा लिया लेकिन मैनर्स बिल्कुल नहीं है। अब तो तुझे टीचर से डांट सुननी पड़ेगी। तुम लोग ऐसे मत बोलो, मेरी माँ के पास जूते के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा है कि वो बाद में दिला देंगी। जूते चप्पल से फर्क ही क्या पड़ता है। हम इस स्कूल में शिक्षा लेने आते हैं, ना कि अपना लुक दिखाने। ऐसा कहकर परी अपने डेस्क पर बैठ जाती है और मन लगाकर पढ़ाई करती है। क्लास के सभी बच्चे परी का बहुत मजाक उड़ाते थे। उसको हमेशा गरीब गरीब और काली कलूटी कहते थे, लेकिन परी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो स्कूल में पढ़ने आती थी। उसको अपनी गरीबी और काले रंग से कोई फर्क नहीं था। परी के स्कूल में ही एक विनोद सर थे। विनोद सर स्कूल के बाद ट्यूशन भी पढ़ाते थे। क्लास के सभी बच्चे विनोद सर से ट्यूशन पढ़ते थे। एक दिन विनोद सर परी से कहते हैं, परी, तुम मेरे ट्यूशन में एडमिशन कब लोगी? सभी बच्चे मेरे ट्यूशन में ही पढ़ते हैं। शाम को अपनी मम्मी को लेकर मेरे घर आना ट्यूशन में एडमिशन के लिए। इसके बाद टीचर चले जाते हैं। टीचर के जाने के बाद परी अपने बगल में बैठी एक लड़की से पूछती है, ये विनोद सर क्या बातें कर रहे थे? ट्यूशन क्या होता है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। और मैंने विनोद सर से पलटकर सवाल इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। प्लीज तुम ही बता दो ना। देखो तो जरा इस गरीब काली कलूटी को, इसको तो ट्यूशन के बारे में भी नहीं पता। अरे बुद्धू, ट्यूशन में भी स्कूल के जैसे ही पढ़ते हैं, लेकिन तुझे कहाँ पता होगा। तू तो एक गरीब काली लड़की है ना। लेकिन तू गरीब हो या अमीर, तुझे विनोद सर से ट्यूशन पढ़ना ही होगा। नहीं, मुझे ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर ट्यूशन में भी स्कूल की जैसी पढ़ाई होती है तो वो मैं घर पर ही कर लूंगी। फिर मुझे ट्यूशन जाने की क्या जरूरत। अगर तूने विनोद सर से ट्यूशन नहीं ली और अगर तू शाम को अपनी मम्मी के साथ नहीं आई तो तुझे कल ही पता चल जाएगा। परी घर जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताती है। ट्यूशन के बारे में सरिता को भी कुछ नहीं पता था। इसलिए शाम हो जाने के बाद सरिता और परी दोनों विनोद सर के घर जाते हैं। तभी विनोद सर कहते हैं, सुनिए सरिता जी, ट्यूशन की फीस 2000 है और आपको फीस एडवांस देनी पड़ेगी। पर सर, मैं बहुत गरीब हूँ। स्कूल की फीस भरने के लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आप ट्यूशन की फीस थोड़ी कम कर दीजिए। देखो, तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति जो भी हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्लास के सभी बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं। आपकी बेटी तो अलग नहीं है, उसे भी ट्यूशन लेना ही पड़ेगा। आप कहीं से भी पैसे दो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। आज नहीं तो थोड़े दिन बाद दे देना, लेकिन इसे ट्यूशन पढ़ना ही होगा। सरिता कैसे न कैसे करके कुछ एडवांस फीस भर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन सरिता के पास ट्यूशन की फीस के पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते। एक दिन विनोद सर परी पर ट्यूशन क्लास में बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं क्या तुम्हें फ्री में पढ़ा रहा हूँ? फीस के लिए बोलते बोलते पूरा 1 महीना हो गया, लेकिन तुमने अभी तक फीस नहीं दी। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सामने एक पार्क है, उसमें 50 चक्कर लगाओ और कल फीस जरूर लेकर आना। सर, 50 चक्कर बहुत ज्यादा नहीं हो जाएंगे? लेकिन मेरी माँ ने तो आपसे पहले ही कहा था कि ट्यूशन की फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। वो स्कूल की फीस जमा करा रही हैं, वही बहुत बड़ी बात है। आपने सभी बच्चों को डरा कर रखा है। और तो और, अगर बच्चे आपसे नहीं पढ़ेंगे
तो आप उन्हें फेल कर दोगे। मुझे आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है। आप बच्चों को डराते धमकाते हैं। एक शिक्षक को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इतना कहकर परी अपने घर वापस आ जाती है और अपने बिस्तर पर लेट जाती है। परी विनोद सर के अत्याचार से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, विनोद सर बहुत ज्यादा बुरे हैं। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि एक टीचर ऐसे भी हो सकते हैं। और तो और, हमने अगर ट्यूशन की फीस नहीं दी तो वो मुझे एग्जाम में फेल कर देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तुम्हें डरा रहे हैं बस। अगर तुम पढ़ोगी और लिखोगी और अच्छे से मेहनत करोगी तो वो तुम्हें कभी फेल नहीं करेंगे। जिस दिन मुझे सैलरी मिलेगी मैं उस दिन ट्यूशन की फीस जमा करवा दूंगी। अब तुम जाओ और पेपर की तैयारियां करो। परी अपनी माँ की बात समझ जाती है और वो बहुत लगन से पढ़ाई करती है। परी एग्जाम बहुत अच्छा देती है और कुछ दिन बाद रिजल्ट भी आ जाता है। रिजल्ट देखकर परी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो सभी सब्जेक्ट्स में फेल थी। तभी वो विनोद सर के पास जाती है और उनसे कहती है, सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सभी सब्जेक्ट्स में फेल कैसे हो गई? आपने ऐसा क्यों किया? आपने थोड़े से पैसे कमाने के लिए मेरा पूरा साल बर्बाद कर दिया। मेरी माँ ने पाई पाई जोड़कर मेरे स्कूल की फीस भरी थी सर। उस दिन मेरी बात को तूने हल्के में लिया था ना, और तो और तूने मेरे ट्यूशन की फीस भी नहीं जमा करी थी, इसीलिए उस चीज की सजा तुझे मिली है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल सर आ जाते हैं। प्रिंसिपल सर सारी बातें सुन चुके थे। विनोद, तुम ये क्या कर रहे हो? 4 पैसों के चक्कर में तुमने एक बच्ची को फेल कर दिया। मेरे स्कूल में तुम्हारे जैसे शिक्षक के लिए कोई जगह नहीं है। आप मिशी मैम को देखो, फ्री में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। निकल जाओ मेरे स्कूल से अभी के अभी। प्रिंसिपल सर विनोद सर को स्कूल से निकाल देते हैं। सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सॉरी परी, हमने तुझे गरीब और काली समझकर तेरा बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन तेरे अंदर तो बहुत हिम्मत है। तूने अपनी सूझबूझ से हमें बचा लिया। अब हमें उनके ट्यूशन नहीं जाना होगा। जो भी बच्चे परी का मजाक उड़ाते थे वो सब परी से माफी मांगते हैं। फिर प्रिंसिपल सर परी को अगली क्लास में प्रमोट कर देते हैं। अब परी की क्लास के सारे बच्चे परी के फ्रेंड्स बन चुके थे। परी अब उन्हीं सबके साथ मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।